सेक्शन ई का केस स्टडी वाला पहला क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन दे रखा है? फॉर द टीचर्स डे द क्लासरूम टीचर विशेस टू सेलेक्ट one student from her class who could replace her on the teacher's day and conduct the class independently. For this purpose she writes 4 functions. क्या है कि टीचर्स डे फंक्शन हो रहा है स्कूल में। अब टीचर्स डे फंक्शन कैसे होता है? मोस्टली बच्चे जो हैं वो टीचर्स का रोल प्ले करते हैं, वो एक अपने फेवरेट टीचर का रोल प्ले करेंगे और पूरे दिन एज ए टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में। तो ऐसा ही एक फंक्शन हो रहा है और वहां पर जो टीचर है वो डायरेक्टली किसी स्टूडेंट को नहीं चुन रही है, उसने 4 फंक्शन डिफाइन कर दिए इस तरीके से। पहला है FR to R, fx is equal to modulus of x, gz to z, gx is greatest integer function of x, and h और p इस तरीके से। Definitely she must be a maths teacher. A student who answers all the questions correctly is to be selected for the teachers day. एक स्टूडेंट जो इन दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर देगा उसको चुना जाएगा एज अ स्टूडेंट जो पूरे दिन वो रोल प्ले करेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फंक्शन विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इनमें से वो फंक्शन चुनिए जो 1 1 हो, ऑन टू ना हो। दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शंस विच आर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हमें ये तो क्लियर हो रहा है यहां पर कि हमें इन फंक्शंस के 1 1 या ऑन टू होने पर बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बताता हूं कि एक 1 1 फंक्शन कौन सा होता है। देखिए, मान लीजिए यहां पर इधर हमारी है डोमेन, ये वाला सेट जो सब में यहां दिया होता है, और इधर है हमारी कोडोमेन। अब यहां का एक एलिमेंट हम फंक्शन में डालेंगे। भाई कोई नेचुरल नंबर ले लिया यहां से और उसमें 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, वो होता है कोडोमेन का हिस्सा। अगर हम यहां का एक एलिमेंट डालें और हर एलिमेंट के लिए मुझे यूनिक इमेज मिले, मतलब इसके लिए अलग, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन कहते हैं। बात करें ऑन टू फंक्शन की कि ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है। सो आई से यहां पर डोमेन होगी और यहां पर होगी कोडोमेन, और यहां के एलिमेंट यहां से मैप कर जाएंगे। जैसे 1 2 3 मैप कर रहा है आपका 1 2 3 से, तो 1 के लिए आई मस्ट से 2 4 6 से। तो ये जो 2 है ना, ये 1 की इमेज है, इसको हम क्या कहते हैं? 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 6। बट इस 2 के लिए ये जो 1 है वो क्या है? इसकी प्री इमेज है, और 4 के लिए 2 क्या है? इसकी प्री इमेज है। तो यहां के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल जाए, मतलब यहां का हर एलिमेंट किसी ना किसी से मैप कर रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब सभी को बारी बारी हम चेक करेंगे। सबसे पहले फंक्शन को हम चेक कर रहे हैं जो है FR to R, fx is equal to modulus of x। अब आप ध्यान से देखें, मैं आपको बाई एरो डायग्राम भी बताऊंगा और लिखना कैसे है वो भी बताऊंगा। भाई रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, जो नंबर आप सोच सकते हो एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो सारे नंबर होते हैं। और मॉड्यूलस का काम क्या होता है? अंदर से आ रहे नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना।
मैं मान लेता हूं 1, -1 बिलोंग्स टू आर डोमेन। मैंने क्या मान लिए? डोमेन से ये नंबर मान लिए। अगर मैं F1 निकालूंगा, मतलब देखो यहां का एलिमेंट रखेंगे तो वो आएगा 1, और मैं F-1 निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा? 1 आएगा। आप ध्यान से देखें भाई, मैं एरो डायग्राम बना दूं, यहां पर भी रियल और यहां पर भी रियल। मैं कुछ लिख लेता हूं, 1 भी किससे मैप कर रहा है? देखो 1 रखने पर क्या वैल्यू मिल रही है? 1 मिल रही है, और -1 रखने पर भी 1 मिल रही है। क्या यहां के हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज मिल रही है? नहीं। आप ध्यान से देखें, 1 और -1 की एक ही इमेज, 2 और -2 की एक होगी, 3 और -3 की एक होगी। मतलब 2 एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 नहीं है आपका। आप लिखेंगे 1 and -1 हैव सेम इमेज। इनकी सेम इमेज है, सो f इज नॉट 1 1। तो f जो है हमारा 1 1 नहीं होगा। आप अब देखो यहां पर भाई, यहां से सारे एलिमेंट मैप कर जाएंगे पॉजिटिव से। यहां देखो ये नंबर ऐसे रह जाएंगे आपके, नेगेटिव जो है उनसे कोई मैप नहीं करेगा, क्योंकि इस मॉड्यूलस के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालोगे वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो इन नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं होगी। आप ये बात यहां पर लिखें, fx all negative real numbers in codomain do not have pre-image in domain, कि उनकी डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो अगर एक एलिमेंट भी ऐसा रह जाए जिसकी प्री इमेज ना मिले तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। सो f इज नॉट ऑन टू। तो f जो है हमारा वो ऑन टू नहीं है। हमने इसको देखा, ये 1 1 नहीं है आपका, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू। अब नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला फंक्शन है gz और gx हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी बताता हूं आपको क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमारा, मान लो 1.1 ले लिया मैंने। अब 1.1 किन दो इंटीजर्स के बीच में है? एक तो 1 और एक 2 के बीच में है। अब 1.1 यहां कहीं है, तो 1 और 2 में छोटा इंटीजर कौन है? 1 है, तो वैल्यू 1 आएगी। 1.2 के लिए भी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। बट यदि मैं यहां पर कोई नंबर इंटीजर ही ले लूं तो वो 1 होगा। 2 लोगे इंटीजर तो वो 2 होगा, -2 लोगे तो -2 होगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आप कोई भी इंटीजर डालोगे तो वही इंटीजर आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, डोमेन क्या है आपके पास? इंटीजर है। मतलब आप इंटीजर ही इसके अंदर डालने वाले हो। आप लिखो डोमेन इज इंटीजर। जो डोमेन है वो इंटीजर है, तो सो gx जो है बिकम आइडेंटिटी फंक्शन। तो जो gx है हमारा वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। कैसे? मतलब gx जो है x बन जाएगा। मतलब जो x की वैल्यू डालोगे वही मिलेगी, ऐसा फंक्शन बन गया। अब आप एरो डायग्राम से इसे थोड़ा रिलेट करना,
कि क्या ये 1 1 ऑन 2 बनेगा। यहां 0 -1 -2 1 2। आप ध्यान से देखो, जब आप 0 डालोगे 0 मिलेगा, -1 डालोगे -1, -2 डालोगे, मतलब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है, मतलब 1 1 है। यहां का हर एलिमेंट किसी ना किसी से मैप कर रहा है, मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज भी मिल रही है। सो ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। बट इसको लिखेंगे कैसे, उसको दिखाने का तरीका क्या है भाई, आपको माइंड में क्लियर हो गया 1 1 भी है ऑन टू भी है, बट उसको लिखते कैसे हैं वो देखिए। मैं यहां पर डोमेन में कोई दो एलिमेंट लूंगा x1 x2, और यहां पर जैसे ही फंक्शन में x1 रखूंगा तो वैल्यू आ जाएगी fx1 और वैल्यू आ जाएगी fx2। अब मैं बोलूंगा कि जो x1 और x2 हैं वो बराबर हैं, यानी एक ही है, और fx1, जब x1 और x2 एक हो गए तो fx1 और fx2 को भी एक होना पड़ेगा अगर फंक्शन 1 1 है। मतलब ये एक हो गए तो ये 2 से कैसे मैप कर सकता है, ये 1 से मैप करेगा, और fx1 और fx2 बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे फंक्शन 1 1 है। तो हम मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू z डोमेन। हमने कहां से ले लिए, डोमेन से ले लिए, सच दैट कि जो x1 है वो x2 के बराबर है। और मैं आपसे कहूं gx1 निकाल लो तो वो क्या होगा, x1 होगा। इसको मैं लिख सकता हूं gx1 इज इक्वल टू gx2, x1 x2 के बराबर और फंक्शन भी बराबर हो गया, सो g इज 1 1। तो g क्या हो गया, 1 1 हो गया। इसके बाद मैं इसको थोड़ा इरेज करने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए, अब ऑन टू करने के लिए हम क्या करते हैं, gx को सम y के बराबर मानते हैं। तो x इज इक्वल टू y, मतलब यहां के हर y के लिए हमें x टाइप की प्री इमेज मिल रही है। देखिए मिल पा रही है हमें। तो यहां पर हम बोलेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z डोमेन, या सॉरी कहें फॉर एवरी y बिलोंग्स टू z को डोमेन। अब तो हम प्री इमेज की बात कर रहे हैं ना। फॉर एवरी y, यहां के हर y के लिए जो कोडोमेन में है, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, उसकी एक प्री इमेज मिलेगी x, सच दैट हम इसे फंक्शन में रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, fx यानी x की जगह y रख देंगे तो यहां आ जाएगा y। तो fx y के बराबर आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। सो f इज ऑन टू, तो f क्या हो गया, ऑन टू हो गया, मतलब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आपका जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। हमने इन दो पर बात कर ली, हम अब इन दो पर बात करेंगे और उसके बाद जो वो ए और बी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बताएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको इरेज करने वाले हैं। अब थर्ड फंक्शन देखते हैं क्या कह रहा है, hn टू n hx इज इक्वल टू x स्क्वायर, और डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। थोड़ा पहले एरो डायग्राम से समझ लो, बाद में हम इसमें लिख देंगे। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 जब इसमें रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर
9 आएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज तो हमें मिल रही है, मतलब फंक्शन 1 1 तो है, बट ये 2 रह गया, 3 रह गया, इन सब की प्री इमेज नहीं मिल रही। देखो यहां 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, इनके बीच में और कोई नंबर तो यहां है नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो इनकी प्री इमेज नहीं है। तो यही ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है। लिखेंगे कैसे? लेट x1, x2 belongs to n domain such that x1 is equal to x2। अब x1 x2 के बराबर है, तो hx1 मैं आपसे निकलवाऊं तो वो आप कैसे निकालोगे भाई? जहां x है वहां x1 रख दो, यानी x1 स्क्वायर। hx2 निकलवाऊं तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर भी बराबर होगा। ये है hx1 और ये है hx2। हमने x1 को x2 के बराबर लिया, hx1 hx2 के बराबर आ गया, सो h इज 1 1। देखिए आपने 1 1 यहां देख लिया, ये तो बस लिखने का तरीका है। उसके बाद आप बोले यहां पर 2 बिलोंग्स टू n कोडोमेन डोंट हैव अ प्री इमेज। आप बोले 2 बिलोंग्स टू n कोडोमेन डू नॉट हैव अ प्री इमेज, सो h इज नॉट ऑन टू। तो जो h है हमारा वो ऑन टू नहीं होगा आपका, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। अब फोर्थ वाले को देख लो भाई, ये तो कुछ अलग तरीके से फंक्शन दे रखा है, तो हम ऐसे ही बात कर लेंगे। मतलब फंक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं, जब आप फंक्शन में 1 रखते हो तो भी 1 मिलता है और 2 रखते हो तो भी 1 मिलता है। ऐसा वो कह रहा है कि उसमें 1 रखोगे तो भी 1 और 2 रखोगे तो भी 1, और जब x को 2 से बड़ा लोगे तो फंक्शन x माइनस 1 है। यानी कि आप जब 3 लोगे ना तो आप यहां रखनी पड़ेगी वैल्यू, 3 माइनस 1 इज 2। 4 लोगे तो क्या मिलेगी आपको यहां पर वैल्यू, 4 लोगे तो यहां 4 माइनस 1 इज 3। मैं एरो डायग्राम से समझाऊं आपको, तो इसकी भी डोमेन नेचुरल और इसकी भी नेचुरल। चेक करो, 1 भी 1 से और 2 भी 1 से। क्या हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है? नहीं, 1 और 2 की सेम इमेज हो गई तो 1 1 नहीं है फंक्शन आपका। उसके बाद 3 किससे मैप कर रहा है? 2 से, 4 3 से, ये तो मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज तो है, तो फंक्शन ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। लिखेंगे कैसे? 1, 2 बिलोंग्स टू n डोमेन हैव द सेम इमेज। क्या है कि इनकी सेम इमेज है, सो p इज नॉट 1 1। तो जो p है हमारा वो 1 1 नहीं है। बट ऑन टू दिखाने के लिए कैसे करेंगे? आप लिखेंगे एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, सो p इज, तो यहां पर आपका जो p है इज ऑन टू, तो यहां पर जो p है हमारा वो ऑन टू यहां पर हो जाएगा। अब हमने चारों फंक्शन डिस्कस कर लिए, अब जरा क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पहला कह रहा है a, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो बट ऑन टू ना हो, 1 1 हो
बट ऑन टू ना हो, विच इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। सो 1 1 और ऑन टू, तो कौन सा है जो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है? आप ध्यान से देखें, ये h फंक्शन जो है 1 1 था बट ऑन टू नहीं है। आप बोलेंगे एच एन टू एन डिफाइंड एज एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो पहले का आंसर तो ये हो गया एक लाइन में। दूसरे का आंसर, आइडेंटिफाई द फंक्शंस विच आर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब इनमें से कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो 1 1 हैं बट ऑन टू नहीं है? मतलब 1 1 नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, एक तो ये हो गया। और उसके अलावा तो कोई और फंक्शन ऐसा नहीं है जो दोनों केस ना हो, मतलब f रहेगा। f r टू r जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो लाइन में जो आंसर है वो एक लाइन में आ जाएगा, बट उसको समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए चारों फंक्शंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, तब आप ये 2 लाइन का आंसर लिख पाएंगे। अब क्वेश्चन 37 देखिए क्या कह रहा है। टू अचीव हायर एकेडमिक स्टैंडर्ड। देखिए मैं आपको पहले बताऊं, ये क्वेश्चन मैट्रिसेस कंटिन्यूड से आपका सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन वाला है। तो यहां हमें वो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और फिर वो जो क्वेश्चन है वो उनके आंसर हम यहां पर दे पाएंगे। टू अचीव हायर एकेडमिक स्टैंडर्ड एंड इनक्यूलेट मॉरल वैल्यूज among student, a school plans to reward its students for the value of। मतलब बच्चों में डिसिप्लिन बनाने के लिए, मॉरल वैल्यूज बढ़ाने के लिए एक स्कूल ने डिसाइड किया क्या कि वो अवार्ड, मतलब जो बच्चों को अवार्ड मिलता है काम करने पर, उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करें। कैसे? पहला अवार्ड दिया जाएगा डिसिप्लिन के लिए, दूसरा अवार्ड दिया जाता है रेगुलरिटी के लिए, थर्ड अवार्ड वो दे रहे हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, विद अ टोटल कैश ऑफ ₹6,000। मतलब वो जो सारे अवार्ड हैं वो 6,000 रुपए में से ही दिए जाने हैं। अब कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। 3 times द अवार्ड मनी फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस एडेड टू द मनी फॉर द डिसिप्लिन अमाउंट्स ₹11,000, और इस तरीके से दे रखे हैं। आगे पढ़ते हैं। लेट अवार्ड मनी इन रुपीज फॉर डिसिप्लिन, रेगुलरिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस वाज डिनोटेड बाय X, Y and Z रेस्पेक्टिवली। तो हम लिखते हैं ले अवार्ड मनी गिवन फॉर डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन के लिए हम कितने रुपए दे रहे हैं? डिसिप्लिन के लिए हम X रुपए दे रहे हैं। अवार्ड मनी गिवन फॉर रेगुलरिटी, रेगुलरिटी के लिए कितने पैसे दे रहे हैं हम? रेगुलरिटी के लिए Y रुपीज का अवार्ड दे रहे हैं। और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस पर कितने रुपए का अवार्ड दे रहे हैं हम? Z रुपीज का अवार्ड दे रहे हैं। ये इतने रुपए हम दे रहे हैं। अब इक्वेशंस बनानी है। तो पहली इक्वेशन, टोटल मनी फॉर अवार्ड इज 6,000। मतलब अवार्ड्स के लिए जो टोटल मनी है वो 6,000 है। मतलब अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो मनी 6,000 बनेगी।
ये पहली इक्वेशन आ गई, ये बन गई। दूसरा देखिए, 3 टाइम्स द अवार्ड मनी, अवार्ड मनी का 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर अकेडमिक परफॉर्मेंस, अकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए जो दी जा रही है उसका 3 टाइम्स कर दें, एडेड टू द मनी फॉर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के लिए जो मनी दी जा रही है उसके साथ ऐड कर दें अमाउंट्स ₹11,000। तो ये दोनों मिलकर के 11,000 बन जाते हैं। तो यहां पर लिखें x प्लस 0y प्लस 3z इज इक्वल टू 11,000। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड वाली देखिए, द अवार्ड फॉर डिसिप्लिन एंड अकेडमिक परफॉर्मेंस टुगेदर, डिसिप्लिन के लिए जो अवार्ड है एंड अकेडमिक परफॉर्मेंस दैट इज जेड, अगर इन दोनों को साथ में लिखें, टुगेदर इज ट्वाइस द वन ऑफ रेगुलरिटी, मतलब रेगुलरिटी वाले के 2 गुने हैं, इस तरीके से। तो इसको इधर ले आइए, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, दिस इज थर्ड। तीनों इक्वेशन आ गई। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड आउट ऑफ प्रॉब्लम गिवन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या बना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, वो क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6,000। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई x प्लस 0y प्लस 3z इज इक्वल टू 11,000, और ये आई x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दूसरा देख लेते हैं, रेफरिंग टू ए, मतलब ए वाले पार्ट से देखते हुए, राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू बी। ए एक्चुअली में एक 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स के लिए, 1 1 1, यहां पर है 1, यहां पर 0, यहां पर 3, यहां 1 माइनस 2 1, और x एक कॉलम मैट्रिक्स होती है उन वेरिएबल्स की जो उसमें यूज हुए हैं, तो x y z। b होता है उनके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है, तो यहां 6,000, यहां 11,000, यहां 0। तो हमने इक्वेशन को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में भी लिख दिया। तो पहले आपको इक्वेशंस बनानी है और फिर उसके बाद तो एकदम इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। अब क्वेश्चन 38 देखिए, इट इज नोन दैट इफ द इंटरेस्ट इन कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली द principal changes at the rate equal to the period of the rate of bank interest per annum and principal. Okay, let P denotes the principal at any time and rate of interest be R% per annum. तो एक कंडीशन दे रखी है और कुछ नहीं है कि प्रिंसिपल जो है उसको हम P से डिनोट करेंगे, रेट को R से, टाइम को T से। तो इस पर वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और दूसरा उसी का केस है जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी तो वैल्यू रख के हमें मिलेगा। तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन है, देखें कैसे। हम यहां पर लिखेंगे P इज प्रिंसिपल, P is the principal, R is equal to rate percent, R% is rate percent, T is time, dp over dt क्या होगा,
रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। आप समझें क्या कह रहा है वो कि इट इज नोन दैट द प्रिंसिपल चेंजेस एट द रेट, मतलब जो प्रिंसिपल है वो किसके रेट से चेंज होगा, ये इसका जो रेट है वो किस हिसाब से बदलेगा, इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रेट AR% एंड द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल इंटू R% के हिसाब से जो रेट है वो बदलेगा। परसेंटेज हटा लूं तो नीचे 100 आ जाएगा। अब वो कह रहा है इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए P को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। dP/P इज इक्वल टू R/100 इंटू dt। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर क्या होगा, dP/P इज इक्वल टू R/100 इंटू dt। R/100 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। 1/P का इंटीग्रेशन हो जाएगा log P, R/100 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 का हो गया T प्लस C। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। बट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dP dt, वो हमने निकाल ली। फर्दर इफ P0 इज द इनिशियल प्रिंसिपल, मतलब जो P0 है वो इनिशियल प्रिंसिपल है, मतलब जब टाइम 0 है तब जो प्रिंसिपल है वो P0 है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड इन गिवन सिचुएशन। तो पहला केस वो क्या कह रहा है, व्हेन टाइम इज 0 प्रिंसिपल इज P0। रख दो वैल्यू, यहां तो हो जाएगा log P0 और यहां हो जाएगा 0 प्लस C। तो C की वैल्यू आ गई log P0। अब इसको रख दो फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा log P इज इक्वल टू RT/100 प्लस log P0। आप इसको इधर ले आओ, log P माइनस log P0 इज इक्वल टू RT/100, और हम जानते हैं log M माइनस log N किसके बराबर होता है, log M/N के बराबर होता है। तो यहां आ जाएगा log P/P0 इज इक्वल टू RT/100। ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपली वो कंडीशन रख दी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए वो बोल रहा है। इसके बाद बी पार्ट, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एट 5% पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹100 डबल इटसेल्फ। तो जब रेट को 5% रखा जाए और इनिशियल प्रिंसिपल 100 हो तो प्रिंसिपल कितने दिनों में 200 हो जाएगा। तो यहां वैल्यूज रख दो, log P है हमारे पास 200, ये है 100, और R यानी 5 है, टाइम हमें निकालना है बाई 100। यहां 2 हो गया, 5 से 20, T इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 20 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 20 इंटू 0.69। T इज इक्वल टू ये आ जाएगा 13.8 ईयर्स। मेजरली जो बच्चों को दिक्कत आती है वो ये पूछते हैं, सर log 2 की वैल्यू केमिस्ट्री में तो हम 0.3 पढ़ते हैं या 0.30, तो बच्चे वहां पर जो बेस होता है ना वो 10 होता है, बट जो हम log यूज कर रहे हैं उसका बेस है E, तो इसकी वैल्यू 0.69 समथिंग होती है। डिफरेंस देखें आप, यहां पर बेस 10 है
तो ये वैल्यू यहाँ बेस ई होता है, तो 0.69 वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे।